स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारी जीएस सुधा बुक की जो है वो रिवीजन सीरीज चल रही है। उसी में हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपका मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया था। आर्टिकल 12 से 35 तक ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को यानी कि डीपीएसपी को डिस्कस करने वाले हैं। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक को हम कवर करने वाले हैं। और आप सभी लोग जो सपोर्ट दिखा रहे हैं उसका तहे दिल से शुक्रिया। और जो डिमांड्स आपकी आ रही हैं हिस्ट्री और बायो की, वो भी आज वेडनेसडे है जो जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों का। फ्राइडे से आपको दोनों वीडियो साथ में ही मिला करेंगे, यानी फ्राइडे से आपको एक दिन में 3 वीडियोस मिलेंगे। एक पॉलिटी का मिलेगा, एक हिस्ट्री का मिलेगा और एक बायोलॉजी का मिलेगा। बस आप लोग ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए, ये बुक कवर कराने की जिम्मेदारी हमारी और रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं डीपीएसपी को डिस्कस करते हैं। डीपीएसपी जो कि इसकी अवधारणा हमने कहाँ से ली है, इसकी अवधारणा जो है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। और ये जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, दोनों आयरलैंड और भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। दिल्ली पुलिस, यूपीपी और एसएससी जीडी यहाँ से अक्सर सवाल पूछ लेता है और एमटीएस में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं डायरेक्ट कि डीपीएसपी के आर्टिकल कितने होते हैं। तो ये आपके 36 से 51 तक होते हैं। अगर हम इसमें उद्देश्यों की बात करें तो उनका जो उद्देश्य होता है वो नागरिक कल्याण पर केंद्रित एक राज्य का निर्माण होता है। ये आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ होते हैं, ये इसका उद्देश्य होता है। वहीं इसमें हम सामाजिक और अगर आर्थिक न्याय की बात करें डीपीएसपी में, तो समाज और अर्थव्यवस्था में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास डीपीएसपी के द्वारा किया जाता है। प्रकृति में इनका जो सकारात्मक प्रभाव है वो क्या है, तो डीपीएसपी को राज्य के लिए सकारात्मक दिशा निर्देश के रूप में तैयार किया गया था। लागू करने योग्य नहीं है, मतलब परिवर्तनीय नहीं है। इससे मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में डीपीएसपी को चैलेंज नहीं कर सकते। वो भी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे कि ये चैलेंज क्यों नहीं किया जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका दिया गया है वो मौलिक अधिकारों के विपरीत डीपीएसपी को अदालत के कानूनी रूप से लागू किया नहीं किया जा सकता है। मैंने जो पिछले वीडियो में कवर कराया था, जो आपका फंडामेंटल राइट्स था और डीपीएसपी जो है, फंडामेंटल राइट्स का अगर आपके उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और जो हाई कोर्ट था वो 226 के तहत डायरेक्ट आप उसमें अपील कर सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी ऐसा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। वो जब हम आपको आर्टिकल अभी ये डिस्कस करेंगे 36 से 51 के बीच में, तो उसमें आपको हम बताएंगे। अनोखी विशेषता क्या है, तो बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को संविधान की एक अनूठी व्यवस्था बताया था। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। संविधान की आत्मा, जो जी ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा था। और सच्चा कूड़ादान या कचरादान ये किसने कहा था, तो टी कृष्णाचारी ने विनोद पूर्वक डीपीएसपी को सच्चा कूड़ादान या कचरादान कहा था। बैंक की सुविधा पर एक चेक, केटी साहा ने डीपीएसपी की तुलना एक चेक से किया जिसका भुगतान सरकार अपनी सुविधा अनुसार करती है। लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, ये जो केसी व्हीलर थे इन्होंने डीपीएसपी को आकांक्षाओं और लक्ष्यों का घोषणा पत्र बताया था। डीपीएसपी का वर्गीकरण 3 भागों में है और ये तीनों आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको पूछे जाता है, गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो गांधीवादी सिद्धांत 40, 43 और 43 बी, 46 और 47 ये आपके गांधीवादी सिद्धांत होते हैं। वहीं अगर हम आर्थिक और सामाजिक न्याय सिद्धांत की बात करें तो ये आपके 38, 39, 41, 42, 43 और 43 ए में बात की गई है। गांधीवादी सिद्धांत 40, 43, 43 बी, 46 और 47 में डिस्कस किया गया है। वहीं उदारवादी सिद्धांत अनुच्छेद 44, 45, 48 और 48 ए, 49, 50 और 51 में इसकी चर्चा की गई है। अब हम आर्टिकल्स को देखते हैं। अनुच्छेद 36 भाग राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12 भाग 3 के समान ही है। मतलब 36 जो आपके आर्टिकल 12 मौलिक अधिकारों में कहा गया था राज्य के लिए, वो यहाँ पे परिभाषा जो है वो इसकी सेम ही है, राज्य। ठीक है। अनुच्छेद 37 में इस भागों में समाहित तत्वों को लागू होना, इसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन वे देश के शासन में मौलिक हैं। ठीक है, मतलब न्यायालय डीपीएसपी को लागू नहीं करवा सकता है।
अनुच्छेद 38 में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाएंगे। खंड 1 में राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करे जो आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों में असमानता को न्यूनतम करे तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे। यह आपका 38A के खंड ए में कहा गया था। खंड 2 में 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य आय में असमानताओं को कम करना था। इसके बाद आगे हम देखते हैं आर्टिकल आपका जो आता है वो है 39। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व जो है वो क्या है? राज्य को विशिष्ट नीतियों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने का निर्देश देता है, जिसमें शामिल है सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करना। मतलब राज्य की एक जिम्मेदारी होगी कि सभी नागरिकों को आजीविका के अवसर दिए जाएं। और मतलब अवसर क्या दिए जाएं? संसाधन जब होंगे राज्य के पास तो आजीविका अपने आप आ जाएगी। जब राज्य संसाधन ही नहीं बना पाएगा तो आजीविका कैसे प्राप्त होगी राज्य के नागरिकों को? ठीक है, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। सामान्य भलाई के लिए भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था की जाए। इसमें कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन में संकेंद्र को रोकना है। मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य के 2 से 3% लोग ही हैं जिनके पास राज्य का पूरा धन है। अक्सर ये देश में भी है ऐसा कि 2 से 4% लोगों के पास ही भारत का 70% से ज़्यादा धन है। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। मतलब पुरुषों और महिलाओं के समान काम के लिए समान वेतन। अक्सर आप देखते होंगे कि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को रखा जाता है क्योंकि वो कम वेतन में राजी है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि पुरुष और महिलाओं को समान काम है। अगर मतलब सेम प्रोफाइल है, अगर महिला की ए ग्रेड प्रोफाइल है और पुरुष की भी ए ग्रेड प्रोफाइल है तो ये नहीं होगा कि पुरुष को आप 40,000 दे रहे हैं और महिला को आप 30,000 दे रहे हैं। तो ये जब समान काम है तो उसके लिए समान वेतन भी सुनिश्चित किया जाए। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाए। बच्चों एवं युवाओं के शोषण की रोकथाम की जाए। यह आपका 39 आर्टिकल कहता था। इसमें अगर हम बात करें 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपका जो जोड़ा गया था ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में 39 का में जोड़ा गया था। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। अगर आपके पास आप खुद वकील नहीं कर सकते हैं तो आपको सरकार के द्वारा एक सरकारी वकील भी प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि कोई भी नागरिक किसी अभाव में यानी पैसों के अभाव में न्याय से वंचित न रहे, इसके लिए ये सुनिश्चित किया जाता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये आपकी 39 का में दी गई है जो कि इम्पोर्टेंट। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला आर्टिकल एग्जाम्स में, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। यह अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश देता है। मतलब ग्राम पंचायतों के गठनों का। इसके बाद आता है अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने पर केंद्रित है, जैसे बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, बीमारी के लिए सरकारी योजनाएं तथा विकलांगताओं के लिए सहायता, ये सुनिश्चित किया जाए। आप देखते होंगे कि अभी भी कई राज्य सरकारें हैं, जैसे एमपी का एग्जाम्पल ले लीजिए तो वहाँ पे वो योजना मुझे याद नहीं आ रही है, जो लेडीज़ों को पैसे दिए जाते हैं महीने 1500 रुपये, वो योजनाएं चल रही हैं। और यहाँ पे भी विकलांग पेंशन, जैसे यूपी का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे भी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और अब तो ये 60+ वाला भी पेंशन का आ गया है। तो ये सारी चीज़ें राज्य चला सकता है, लेकिन ये नहीं है अगर राज्य बंद भी कर दे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके ये नहीं कह सकते हैं कि ये राज्य ने नहीं किया है। जैसे आप एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल समझिए कि एमपी पुलिस और यूपी पुलिस का डिफरेंस समझिए, ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपको समझने के लिए इस आर्टिकल को। एमपी पुलिस की जहाँ तक मुझे ज्ञात है, आई थिंक यहाँ पे 19,000 सैलरी, मतलब बेसिक पे इतना ही बनता है, और हाईएस्ट उनकी जो जाती है वो शायद से 30 या 32,000 जाती है। और यूपी पुलिस में जो अभी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी जो अभी सैलरी आ रही है उनको 35,000 पे सैलरी आ रही है। ठीक है, ये भी मतलब ये फिक्स इतना आ रहा है उनका, और ये भी 19,000 उनको मिलता है। तो आप ये डिफरेंस देख रहे हैं, तो आप ये
एमपी के लोग ये नहीं कह सकते हैं कि यूपी को इतनी ज़्यादा सैलरी मिली है। तो आप टीचर का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे मिनिमम मतलब जब ज्वाइनिंग होती है यूपी टीचर की तो शायद से 40,000 मिलता है, और यहाँ पे 40,000 इनका ये हाईएस्ट बनता है। तो एमपी के लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये, क्योंकि यूपी के पास संसाधन ज़्यादा हैं और एमपी के पास संसाधन तो हैं, लेकिन वो मतलब इतना बजट नहीं है उनका, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे इतनी सेम सैलरी चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्य के अलग अलग संसाधन होते हैं, अलग अलग राज्य अपने तरीके से डिस्कस करता है। अब आप एमपी में वो लोग जो महिलाओं को सहायता दे रहे हैं, ये यूपी में नहीं चल रही है, तो यूपी वाले लोग नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट में मुझे भी ये चाहिए। अगर यूपी में कोई भी स्कीम चल रही है, जैसे कि अगर विधवा पेंशन योजना चल रही है, तो वो कल के दिन अगर यूपी सरकार बंद कर दे तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि ये मुझे बंद क्यों कर दी गई है। और जो आपके द्वारा, ये सरकार के द्वारा वादे किए जाते हैं, ये डीपीएसपी के तहत ही होते हैं, तो इनको भी आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि ये मुझसे वादा किया गया था, ये सरकार ने पूरा नहीं किया, क्योंकि ये पहले ही लिखा है, ये वाद योग्य नहीं है। इसीलिए उसको एक ऐसा चेक कहा था जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार पे कर सकता है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 42 की अगर हम बात करें तो 42 काम की न्याय संगत तथा मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध है। यह राज्यों को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने में मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है, जिसमें स्वच्छ स्थान, हवा और पानी शामिल है, तथा 6 महीने के लिए मातृत्व राहत और 15 दिनों के लिए पितृत्व राहत शामिल है। मैटरनिटी लीव आप जानते ही होंगे, तो ये 6 महीने के लिए प्रोवाइड कराई जाती है महिलाओं को प्रसूति सहायता का उपबंध कराने के लिए। न्याय संगत और मनोचित काम की दशाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ऐसी जगह दे दी गई जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी की सुविधा भी अच्छी नहीं है और वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो यही इसमें बात की गई है जिसमें स्वच्छ स्थान हो, हवा पानी भी शामिल हो, और 6 महीने के लिए मातृत्व राहत और 15 दिनों के लिए पितृत्व राहत शामिल है। 43 आता है आपके कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। तो सभी श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए पर ध्यान केंद्रित है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है, जिनमें शामिल है कालीन बुनाई, मिट्टी के बर्तन, कागज बनाना और बांस का काम। ये मतलब कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के कुछ संसाधन हैं ऐसे। इसमें अनुच्छेद का उद्देश्य श्रमिकों को समय पर भोजन, पर्याप्त भोजन और अन्य जरूरी आवश्यकताएं प्रदान करना होता है। अनुच्छेद 43A में अगर हम बात करें तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों का भाग लेना यह सुनिश्चित, यह अधिनियम उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। यह अनुच्छेद 42 में संविधान संशोधन 1976 से आपका जोड़ा गया था। 43B में बात करें तो सहकारी समितियां मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन तथा नियंत्रण से संबंधित है। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता, यानी कि सिविल जो होता है कोड, सिविल यूनिफॉर्म कोड, यह आलेख पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रयास पर चर्चा करता है। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित आपराधिक कानूनों और व्यक्तिगत कानूनों तथा चोरी के संदर्भ में हिंदू और मुस्लिम कानूनों के बीच अंतर को ये बताता है। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पर बात की गई। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें अनुच्छेद 21A का संदर्भ दिया गया है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का कवर करता है। तो बालकों की निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा के बारे में इसमें बात की गई है। तो अनुच्छेद 46 में देखते हैं अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं। यह लेख समाज के कमजोर वर्गों के, विशेषकर अनुसूचित यानी कि SC और ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 47 आता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने पर लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब शोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ावा तथा सार्वजनिक में सुधार करना है। इसमें नशीले पेय पदार्थ और दवाओं के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाना है। जीवन दावा
जो जीवनदायक दवाएं होती हैं उनको छोड़कर। अनुच्छेद 48 आता है कृषि पालन और संगठन के बारे में दिया गया है। यह लेख गाय बछड़े और अन्य दूध वाले पशुओं के वध पर रोक लगाने के साथ साथ मवेशियों के पालन और उनकी नस्लों में सुधार लाने के लिए इसे कृषि और पशुपालन से जोड़ने पर केंद्रित किया गया था। 48 राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करने तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का दायित्व सौंपता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में यह आपका बताया गया है। ये मतलब संरक्षण अधिनियम जारी किए गए थे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान तथा वस्तुओं का संरक्षण। यह अनुच्छेद राज्य के कलात्मक ऐतिहासिक महत्वों के स्मारक और स्थानों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 50 जो अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल 50 है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। कार्यपालिका अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका की अलग करने की मांग करता है। यह आपका अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद जो 51 है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए बात करता है। तो राज्य को राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारे पर प्रोत्साहित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए। और जो चंपादुराजान मामला आया था 1951 का, इस मामले में यह स्थापित किया गया कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर प्रबल होंगे, लेकिन राज्य के नीति निर्देशकों के लिए मौलिक अधिकारों के सीमित किया जा सकता है। और मिनर्वा मिल केस, कल मैंने आपको बताया था जितने भी केस होंगे वो आप लिखते चलिएगा अलग से केसेस का, क्योंकि केस बाद में आपको रिवीजन करते टाइम आप वो 2 पेज देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे केस जो हैं वो रिवीजन हो जाएंगे। और मिनर्वा मिल केस 1980 आया। इस मामले में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन पर जोर दिया गया, जिसमें मौलिक अधिकार प्रमुख थे। इसके बाद हम मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद जो आएगा आपका सबसे बड़ा पार्ट आने वाला है वो है राष्ट्रपति। तो हम आगे ऐसे ही डिस्कस करते चलते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको डेली क्विज़ और करंट अफेयर और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। धन्यवाद।